अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं मास्टर रमीज़ यूट्यूब चैनल, जिसमें तमाम मुकाबलाजाती इम्तिहानात, प्रतियोगिता परीक्षाएं, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी आसान और सलीस ज़बान में कराई जाती है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी से उर्दू तर्जुमा। इसमें सीखेंगे ढेर सारी शब्दावली और जुमले, वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्म। ये तर्जुमा हिंदी से उर्दू है, लेकिन इसमें आप उर्दू से हिंदी भी सीख सकते हैं और खुसूसी तौर पर सहायक उर्दू अनुवादक, असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर के बहाली के लिए मौजू है। इसमें सिलसिलेवार एक टॉपिक पर बात की गई है, लेख के रूप में, मजमून के रूप में, ऐसे के रूप में, जो आपको एक ऐसे कैसे लिखा जाता है उसके भी बारे में मालूमात होगी। तो इस क्लास को आप बड़ा मेहरबानी एंड तक देखें, आखिर तक देखें और इसमें सीखने की भरपूर कोशिश करें। और हमारे YouTube चैनल मास्टर रमीज़ को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सपोर्ट कीजिए। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक बैनर मास्टर रमीज़ का। ये हमारा लोगो है जो YouTube में मिलेगा और ये हमारा YouTube चैनल का नाम है मास्टर रमीज़। इस बैनर में देख रहे हैं आप सीटेट, बीटेट, टेट, स्टेट, बीपीएससी, बीएड, डीएलएड, मैट्रिक, इंटर, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भली भांति तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा रिकॉर्ड एंड लाइव क्लासेस, पीडीएफ एवं नोट्स, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन आंसर सेशन भी कराया जाता है। तो चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ और सीखते हैं एक नए अंदाज में नई कहानी और बुनेंगे हम अपने सपनों का जाल। चलिए, ये लोकतंत्र, ये सिलसिलेवार टॉपिक राजनीतिक विज्ञान के तहत है, अंतर्गत है। हिंदी में लिखा हुआ है लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता का अंतिम अधिकार जनता में निहित होता है। तो यहां पर आपने लोकतंत्र देखा, शासन प्रणाली देखा, सत्ता देखा, अंतिम अधिकार और जनता और निहित है। तो इसमें हम देखते हैं कि उर्दू में जो है लोकतंत्र के लिए जमहूरियत आया है और शासन प्रणाली के लिए निजाम हुकूमत, सत्ता हुकूमत है
जिसमें सत्ता का अंतिम अधिकार हतमी इख्तियार अवाम के पास, यानी कि सत्ता का हतमी इख्तियार जनता के पास, यानी कि जनता के पास होता है। सत्ता का अंतिम हतमी इख्तियार अवाम के पास होता है। इसी तरह दूसरी लाइन है, यह प्रणाली का निजाम नागरिकों को न केवल वोट देने का अधिकार देती है बल्कि उन्हें शासन में भागीदारी का अवसर भी मिलता है। यह निजाम शहरियों को न सिर्फ वोट देने का हक यानी कि अधिकार, बल्कि उन्हें हुकूमत में शमूलियत का मौका भी देता है। लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है कि जनता कितनी जागरूक, शिक्षित और सक्रिय है। जमहूरियत कामयाबी इन्हिसार इस बात पर है कि अवाम कितने बाखबर, यानी कि जागरूक, तालीम याफ्ता, शिक्षित और मुतहर्रिक यानी कि सक्रिय। हालांकि लोकतंत्र में कई गंभीर चुनौतियां भी झेलनी पड़ती है। यहां पर देख सकते हैं, हालांकि एक शब्द है, लोकतंत्र एक शब्द है, गंभीर एक शब्द है, चुनौती एक शब्द है और झेलनी तो आप देख सकते हैं हालात के लिए कि ताहम शब्द आया है, लफ्ज आया है। लोकतंत्र तो पहले से जाने थे। गंभीर के लिए संगीन, चुनौतियों के लिए चैलेंज, झेलनी के लिए कि चैलेंज का सामना करना पड़ता है, चुनौतियां झेलनी पड़ती है यानी कि सामना करना पड़ता है। इसी तरह से है सबसे पहली चुनौती यानी कि चैलेंज राजनीतिक निरक्षरता और उदासीनता है। यानी कि राजनीतिक निरक्षरता और उदासीनता है। पहला बड़ा चैलेंज है सियासी नाखानदगी। राजनीतिक यानी कि राजनीतिक का हो गया सियासी, निरक्षरता का हो गया नाखानदगी, निरक्षरता का हो गया नाखानदगी और उदासीनता का बेहिसी। उदासीनता का बेहिसी। तो यहां पर जो है आप क्या कि वाक्य को उर्दू तर्जुमा में भी सीख रहे हैं, इसके साथ साथ जो शब्दावली है उसे भी सीखने का भरपूर मौका मिल रहा है। इससे वर्ड भंडारण जो आपके पास जो लफ्ज का जो है एक जखीरा आपके दिलो दिमाग में आएगा। तो इस तरह से जो है कि राजनीतिक निरक्षरता का हो गया, सियासी नाखानदगी और उदासीनता का बेहिसी हो गया। जब नागरिक अपने अधिकारों, नागरिक यानी कि शहरी, जब नागरिक अपने अधिकारों का मतलब हक और कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं होते तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। लोकतंत्र क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। तो कर्तव्य के लिए फराइज आ गया, जागरूक के लिए बाशऊर आ गया। उसी तरह से लोकतंत्र के लिए तो सियासी जमहूरियत आ गया, कमजोर के लिए कमजोर हो गया। तो यानी कि जब नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं होते तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। जब शहरी अपने हकूक और फराइज के बारे में बाशऊर नहीं होते तो जमहूरियत कमजोर हो जाती है। इसी तरह से दूसरी चुनौती है भ्रष्टाचार और शक्ति का दुरुपयोग। दूसरी चैलेंजिंग जो है वह है बदउनवानी और यानी कि भ्रष्टाचार का बदउनवानी और शक्ति का दुरुपयोग का है ताकत का गलत इस्तेमाल। शक्ति का दुरुपयोग हुआ, ताकत का गलत इस्तेमाल। इसी तरह से है जब राजनीतिक नेता निजी स्वार्थ में सत्ता का दुरुपयोग करते हैं तो जनता का विश्वास खो जाता है। जब सियासी रहनुमा जाती मफाद के लिए ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं तो अवाम का एतमाद खत्म हो जाता है। अवाम का एतमाद खत्म हो जाता है। तब जब राजनीतिक नेता, सियासी रहनुमा नेता निजी स्वार्थ, जाती मफाद यानी कि स्वार्थ का मफाद, सत्ता का दुरुपयोग, ताकत का गलत इस्तेमाल
सत्ता का दुरुपयोग, तो जनता का विश्वास, तो अवाम का एतमाद खत्म हो जाता है, अवाम का एतमाद खत्म हो जाता है। इसी तरह से है तीसरी चुनौती है धन बल और बाहुबल का प्रभाव। धन बल यानी कि धन वाला बल, रुपया पैसा वाला बल। हाँ, तो तीसरा चैलेंज है पैसे यानी कि दौलत, ताकत का असर, बाहुबल का प्रभाव, ताकत का असर। तो इसमें हम लोग जो है काफी कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, यानी कि इसमें जो है हम शब्द को भी सीख रहे हैं साथ साथ वाक्य को। चुनाव में धन का अत्यधिक उपयोग और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं का चुनाव लोकतंत्र की आत्मा को आहत करता है। चुनाव में धन यानी कि इंतखाबात में पैसे, तो चुनाव के लिए इंतखाबात आ गया, धन का पैसे का अत्यधिक का हद से ज्यादा इस्तेमाल यानी कि उपयोग, और मुजरिमाना आपराधिक मुजरिमाना पसे मंजर, मुजरिमाना पसे मंजर, आपराधिक पृष्ठभूमि का क्या हो जाएगा, मुजरिमाना पसे मंजर रखने वाले रहनुमाओं, चुनाव नेताओं यानी कि रहनुमाओं, चुनाव लोकतंत्र इंतखाब जमहूरियत की रूह को मजरूह करता है, यानी कि आत्मा का रूह हो गया, आहत करता है, मजरूह करता है, आहत करता है का हिंदी क्या, उर्दू क्या हो जाएगा, मजरूह करता है। आत्मा का क्या हो जाएगा, रूह हो जाएगा। पृष्ठभूमि का क्या हो जाएगा, पसे मंजर हो जाएगा। आपराधिक का क्या हो जाएगा, मुजरिमाना हो जाएगा। अत्यधिक का क्या हो जाएगा, हद से ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह से जो है चौथी चुनौती है सूचना का अभाव और मीडिया का पक्षपात। सूचना का अभाव और मीडिया का पक्षपात। चौथा चैलेंज है मालूमात की कमी, सूचनाओं का अभाव यानी कि इंफॉर्मेशन, लेक इन इंफॉर्मेशन, और मीडिया का जानिबदार होना, मीडिया का पक्षपात होना, मीडिया का जानिबदार होना, एक ही तरफ से बोलना, एक ही तरफ से कुछ कहना, एक ही तरफ से न्यूज बनाना, या बढ़ा चढ़ाकर उसे जो है अवाम को दिखाना, लोगों को दिखाना। अगर मीडिया निष्पक्ष नहीं है तो जनता तक सच्ची जानकारी नहीं पहुंच पाती, ये बिल्कुल सही बात है। अगर मीडिया निष्पक्ष नहीं है तो जनता यानी कि अवाम तक सच्ची जानकारी नहीं पहुंच पाती। अगर मीडिया गैर जानिबदार ना हो तो अवाम तक सच्ची मालूमात नहीं पहुंच पाती। तो इसी तरह से हमारा एक लाइन है जिसमें लिखा हुआ है लोकतंत्र में एक और बड़ी चुनौती है संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को बनाए रखना। संवैधानिक संस्थाओं और दूसरा है स्वतंत्रता, यानी कि जमहूरिया में एक और बड़ा चैलेंज है आईनी इदारों, संवैधानिक संस्थाओं, आईनी इदारों की आजादी को बरकरार रखना, यानी कि अब आजादी को, संवैधानिक संस्थाओं की आजादी को, आईनी इदारों की आजादी को बनाए रखना, बरकरार रखना। अगर न्यायपालिका, चुनाव आयोग या मीडिया पर राजनीतिक दबाव हो तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाते हैं। इसके फैक्टर क्या है कि लोकतंत्र खतरे में कैसे आते हैं। अगर न्यायपालिका, अगर अदलिया, न्यायपालिका को क्या बोलेंगे, न्यायपालिका उनको अदलिया बोलेंगे, न्यायपालिका को उर्दू में क्या बोलेंगे, अदलिया बोलेंगे, या अदलिया को हिंदी में क्या बोलेंगे, न्यायपालिका बोलेंगे। चुनाव को हिंदी में क्या बोलेंगे, उर्दू में बोलेंगे इंतखाब बोलेंगे, इंतखाब को हिंदी में क्या बोलेंगे, चुनाव बोलेंगे। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, मीडिया पर, इस पर मीडिया का मीडिया ही होता है, राजनीतिक दबाव, सियासी दबाव, लोकतंत्र खतरे में, जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। इन सब के बावजूद लोकतंत्र आज भी सबसे बेहतर शासन प्रणाली मानी जाती है। इन सब के बावजूद, इतना होने के बावजूद
लोकतंत्र यानी कि जमहूरियाती निजाम, जमहूरियाती निजाम क्या है कि आज भी सबसे बेहतर शासन प्रणाली मानी जाती है। इन सब के बावजूद जमहूरियत इन सब के बावजूद जमहूरियत आज भी बेहतरीन निजाम हुकूमत मानी जाती है, निजाम हुकूमत मानी जाती है। यह नागरिकों को अभिव्यक्ति, संगठन और विरोध का अधिकार देती है। यह नागरिकों को अभिव्यक्ति, संगठन और विरोध का अधिकार देती है। यह शहरियों को इजहार यानी कि अभिव्यक्ति का इजहार, संगठन का तंजीम साजी, संगठन का तंजीम साजी और विरोध का एहतजाज का हक देती है। अभिव्यक्ति का क्या हो गया? इजहार, यानी कि अपने बातों को किसी भी तरह से इजहार किया जा सकता है। संगठन का तंजीम साजी या तंजीम भी बोलते हैं। विरोध का क्या हो गया? एहतजाज हो गया। इसी तरह से जब उर्दू से हिंदी करेंगे तो इजहार का क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति हो जाएगा। तंजीम साजी का संगठन हो जाएगा। एहतजाज का विरोध हो जाएगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि जनता शिक्षित, सतर्क और उत्तरदायी हो। लोकतंत्र के मजबूती के लिए जरूरी है कि जनता शिक्षित, सतर्क और उत्तरदायी हो। जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि अवाम तालीम याफ्ता। अब जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए, डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए अवाम को क्या होना चाहिए? तालीम याफ्ता होना चाहिए। मोहतात और जिम्मेदार, सतर्क भी होना चाहिए और उत्तरदायी भी होना चाहिए, यानी कि जिम्मेदार भी होना चाहिए। यानी उत्तरदायी का जिम्मेदार, सतर्क का मोहतात, शिक्षित का क्या हो गया? तालीम याफ्ता। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ विकसित करें। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों को चाहिए कि यानी कि स्कूल्स और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को ये चाहिए कि वे युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ विकसित करें। स्कूलों और यूनिवर्सिटियों को चाहिए कि वह नौजवानों जमहूरी इक़्तिदार की समझदारी पैदा करें। लोकतांत्रिक मूल्य का है उर्दू क्या हो जाएगा? जमहूरी इक़्तिदार, मूल्य का इक़्तिदार। इसके साथ ही सरकार को पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही हुकूमत को शफाफियत, जवाबदेही यानी कि पारदर्शिता का क्या हो गया? शफाफियत और जवाबदेही, कानून का कानून पालन सुनिश्चित, पासदारी और सुनिश्चित का यकीनी बनाना चाहिए। सुनिश्चित को यकीनी बनाना चाहिए। यदि नागरिक और शासन मिलकर कार्य करे तो लोकतंत्र को उसकी चुनौतियों से उबारा जा सकता है। अगर अवाम और हुकूमत मिलकर काम करें तो जमहूरिया को उसकी चैलेंजेस से निकाला जा सकता है। जमहूरिया को उसकी चैलेंजेस यानी कि चुनौतियों से निकाला जा सकता है। इसी तरह से है भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक संघर्षशील यात्रा। भारत की आजादी की जद्दोजहद एक पुरअज़्म सफर है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, यह एक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक आंदोलन भी था। भारत की जगह पर हिंदुस्तान भी लगा सकते हैं। हिंदुस्तान की आजादी की जद्दोजहद सिर्फ एक सियासी जंग नहीं थी, बल्कि यह एक समाजी यानी कि सामाजिक का समाजी हो गया, सांस्कृतिक का सकाफती हो गया, वैचारिक का नजरियाती हो गया। आंदोलन का क्या हो गया? तहरीक हो गया। सन 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का भारत में शासन स्थापित हुआ। ताकि सन 1757 के प्लासी की जंग के बाद अंग्रेजों ने भारत में यानी हिंदुस्तान में हुकूमत कायम की। इस
इसके बाद से भारत की आत्मा पर एक विदेशी सत्ता का नियंत्रण हो गया। इसके बाद हिंदुस्तान के रूह पर एक गैर मुल्की ताकत का कब्जा हो गया। प्रारंभ में अंग्रेजों का मकसद व्यापार था, लेकिन धीरे धीरे वे संपूर्ण शासन के मालिक बन बैठे। इब्तदा में अंग्रेजों का मकसद सिर्फ तिजारत था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मुकम्मल हुकूमत के मालिक बन गए। इसी तरह से भारतवासियों को अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया। हिंदुस्तानी अवाम को अपने ही मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया। दोम दर्जे या दोयम दर्जे मतलब दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया। इस दमन और अन्याय ने जनता के भीतर विरोध की चिंगारी जला दी। इस जुल्म और नाइंसाफी ने अवाम के दिल में बगावत की चिंगारी भड़का दी, यानी कि विरोध का बगावत। सबसे पहला व्यापक विद्रोह 1857 में हुआ, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। पहला बड़ा बगावत 1857 में, जिसे हिंदुस्तान की पहली जंग आजादी कहा जाता है। इसमें बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ, इसमें बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब जैसे रहनुमाओं ने अहम किरदार अदा किया। महत्वपूर्ण के लिए अहम आया, भूमिका के लिए किरदार आया, तो निभाई के लिए अदा किया। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने स्वतंत्रता की नींव रख दी। ये जो है विद्रोह असफल रहा, लेकिन अंग्रेजों को यह बता दिया गया कि जो है ये देश तुम्हारा नहीं है। तो इसी के लिए क्या है कि अगरचे बगावत नाकाम रहा, हालांकि का अगरचे विद्रोह का बगावत असफल का नाकाम रहा, लेकिन आजादी की बुनियाद रख दी। इसके बाद भारतीय समाज में राष्ट्रीय चेतना का विस्तार हुआ। इसके बाद हिंदुस्तानी मुआशरा में या समाज में कौमी शऊर, राष्ट्रीय चेतना, कौमी शऊर का फरोग हुआ। इसी तरह से आप देख रहे हैं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को संगठित दिशा दी। 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई, यानी कि स्थापना हुई, बुनियाद रखी गई, जिसने आजादी की तहरीक को मुनज़्ज़म समत दिया। प्रारंभिक कांग्रेस नेताओं ने सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया और संवैधानिक तरीकों से अंग्रेजों से अधिकार मांगने शुरू किए। इब्तदाई कांग्रेस रहनुमा ने इस्लाही नजरिया, सुधारवादी और दृष्टिकोण का हुआ नजरिया, सुधारवादी का हुआ इस्लाही और दृष्टिकोण का नजरिया अपनाया और संवैधानिक यानी कि आईनी तरीके से अंग्रेजों से हकूक का मुतालबा किया, मांगने शुरू किए, यानी कि मुतालबा किया। लेकिन जब अंग्रेजों ने कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया तो आंदोलन का स्वरूप बदल गया। लेकिन जब अंग्रेजों ने कोई मुस्बत सकारात्मक यानी कि सकारात्मक का पॉजिटिव हो गया, और उसी तरह से उर्दू इसका मुस्बत हो जाएगा, और हिंदी में मुस्बत को क्या बोलते हैं, सकारात्मक बोलते हैं। जवाब न दिया गया तो तहरीक की शक्ल बदल गई, यानी कि आंदोलन का स्वरूप बदल गया। 20वीं सदी की शुरुआत में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने उग्र राष्ट्रवादी की नींव रखी। 20वीं सदी के आगाज में, यानी कि शुरुआत यानी कि आगाज में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय,
बिपिन चंद्र पाल जैसे रहनुमाओं ने इनकलाबी कौम परस्ती यानी कि नेताओं ने उग्र राष्ट्रवादी इनकलाब उग्र का इनकलाब राष्ट्रवादी का कौमी परस्ती की नींव रखी यानी कि बुनियाद रखी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है जैसे नारों ने युवाओं को प्रेरित किया। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है जैसे नारों से नौजवान को मुतहर्रिक किया। प्रेरित किया का मतलब मुतहर्रिक किया, प्रेरित करना का क्या होता है, मुतहर्रिक किया। इसी तरह से जो है इसके साथ ही इसके साथ ही क्रांतिकारी गतिविधियां भी उभरने लगी। उसके साथ ही इनकलाबी सरगर्मियां, क्रांतिकारी के इनकलाबी गतिविधियां का सरगर्मियां भी उभरने लगी। इसके बाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे युवाओं ने सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे नौजवानों ने मसलह बगावत यानी कि सशस्त्र का मसलह जिसको असलहा भी बोलते हैं, हाँ, सशस्त्र का मसलह और क्रांति का बगावत का रास्ता चुना यानी कि मार्ग अपनाया, रास्ता चुना। इनका उद्देश्य अंग्रेजी सत्ता को बलपूर्वक हटाना था। उनका मकसद अंग्रेज हुकूमत को ताकत के जरिए हटाना था, ताकत के जरिए। इसी समय गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। इसी दौरान गांधी जी ने आजादी की तहरीक को एक नई समत दी। इसी दौरान गांधी जी ने आजादी की तहरीक को एक नई समत दी। उन्होंने अहिंसा सत्याग्रह को आंदोलन का मुख्य धारा अपनाया। उन्होंने अहिंसा यानी अहिंसा का उर्दू हो जाएगा अदम तशद्दुद, सत्याग्रह का हो जाएगा सच्चाई की जद्दोजहद, तहरीक की बुनियाद बनाया। गांधी जी ने चंपारण, खेरा और अहमदाबाद जैसे आंदोलनों से जनता को संगठित किया। गांधी जी ने चंपारण, खेरा, यहाँ खेरा होना चाहिए, खेरा हो गया। खेरा, अहमदाबाद जैसी तहरीकों से अवाम को मुनज़्ज़म किया। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कार्यक्रमों ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। 1920 में अदम ताउन तहरीक यानी कि असहयोग आंदोलन, अदम ताउन तहरीक, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो तहरीक जैसे प्रोग्रामों ने अंग्रेजी हुकूमत की बुनियादें हिला दी। इन आंदोलनों में महिलाओं, किसानों, मजदूरों और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी रही। इन तहरीकों में खवातीन, किसानों, मजदूरों, तलबा की सरगर्म शिरकत रही। सरगर्म यानी कि सक्रिय का हिंदी क्या उर्दू क्या जाता है, सरगर्म, भागीदारी का शिरकत। हाँ, तो इसी तरह से यह संग्राम केवल राजनीतिक मुक्ति का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान का भी संघर्ष था। यह जद्दोजहद सिर्फ सियासी आजादी नहीं बल्कि समाजी इंसाफ, खुददारी की भी लड़ाई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम लीग, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, दलित आंदोलन आदि का भी योगदान रहा। आजादी की तारीख में मुस्लिम लीग, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, दलित तहरीकों का भी किरदार रहा। अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। आखिरकार अंततः का क्या हो गया, आखिरकार दूसरी जंग अजीम में यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बरतानिया यानी कि अंग्रेजी शासन मुआशी तौर पर, आर्थिक तौर पर कमजोर हो गया, मुआशी तौर पर कमजोर हो गया।
अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारतीय आंदोलन की तीव्रता ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बैनुल अक़वामी अंतर्राष्ट्रीय का क्या हो जाएगा? बैनुल अक़वामी अंतर्राष्ट्रीय का क्या हो जाएगा? बैनुल अक़वामी। और हिंदुस्तानी तारीख की शिद्दत तीव्रता को शिद्दत, तीव्रता का उर्दू शिद्दत, अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन इसके साथ ही विभाजन की पीड़ा भी आई। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ, लेकिन उसके साथ ही तकसीम की दुख भी आया, तकसीम की दुख भी आया। करोड़ों लोग विस्थापित हुए और सांप्रदायिक हिंसा भी हजारों की जाने गई। करोड़ों लोग बेघर हुए और फिरका वराना, संप्रदायिक को फिरका वराना बोलते हैं। हाँ, संप्रदायिक को फिरका वराना बोलते हैं उर्दू में। हिंसा का फसादात या तशद्दुद भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फसादात ज्यादा सुटेबल होगा। हजारों की तादाद में हजारों जाने जाए हुई, हजारों जाने गई, मतलब हजारों जाने जाय हो गई, बर्बाद हो गई हुई। फिर भी भारत ने लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। फिर भी हिंदुस्तान ने एक जमहूरी और सेक्युलर कौम की हैसियत से अपनी राह शुरू की। आज हमारा संविधान इस संघर्ष की जीवित अभिव्यक्ति है। आज हमारा आयन इस जद्दोजहद, संविधान का आयन संघर्ष का जद्दोजहद, जीवित का जिंदा मजहर है, अभिव्यक्ति है, मजहर है। यह हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता बलिदानों की नींव पर खड़ी है। यह हमें याद दिलाता है कि आजादी कुर्बानियां की बुनियाद पर हासिल होती है। इसलिए आवश्यक है कि हम इस स्वतंत्रता की रक्षा करें और इसे सशक्त बनाएं। लिहाजा जरूरी है कि हम इस आजादी की हिफाजत करें, यानी कि स्वतंत्रता की रक्षा करें, हिफाजत करें और इसे मजबूत बनाएं। कोर्ट कचहरी और भारतीय न्याय व्यवस्था से जुड़ी शब्दावली और वाक्य। क्योंकि कोर्ट कचहरी और भारतीय न्याय व्यवस्था, अदालत और हिंदुस्तानी अदालती निजाम। हाँ, कोर्ट कचहरी का अदालत हो गया और भारतीय का हिंदुस्तानी होगा न्याय व्यवस्था, अदालती निजाम। भारत में न्यायपालिका को लोकतंत्र का एक अनिवार्य स्तंभ माना जाता है। भारत में न्यायपालिका का अदलिया जमहूरियत, लोकतंत्र का जमहूरियत एक लाजमी सुतून, अनिवार्य सुतून, लाजमी सुतून माना जाता है। यह नागरिक के अधिकारों की रक्षा और कानून के शासन को सुनिश्चित करती है। यह शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाता है। संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने की व्यवस्था की है। संविधान ने न्यायपालिका, अदलिया को स्वतंत्र यानी कि आजाद और निष्पक्ष गैर जानिबदार रखने की बंदोबस्त की है, व्यवस्था की है। व्यवस्था को बंदोबस्त बोलते हैं। भारत में न्यायपालिका के 3 प्रमुख स्तर हैं: जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। भारत में अदलिया के 3 अहम दर्जे होते हैं: जिला अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जिला न्यायालय स्थानीय मामलों की सुनवाई करते हैं और आम नागरिकों की पहली पहुंच यही होती है। जिला अदालतें मकामी मामलात की समाअत करती है। आम शहरियों की पहली रिसाई यहीं पर होती है। आम शहरियों का उनकी पहली रिसाई यहीं पर होती है, जिला अदालत में ही होती है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है जो राज्य स्तर के मामलों की अपील को सुनता है। हर रियासत में एक हाई कोर्ट होता है जो
रियासती सतह यानी कि राज्य स्तर पर रियासती सतह के अपीलों को समाप्त करता है यानी कि सुनता है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और इसका निर्णय अंतिम होता है। सुप्रीम कोर्ट भारत के यानी कि हिंदुस्तान के आला तरीन अदालती सर्वोच्च न्यायालय निकाय आला तरीन अदालती अदारा है और इसका फैसला हतमी फैसला होता है यानी कि अंतिम फैसला होता है। यह नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये शहरियों के बुनियादी हुकूक जो बेसिक फंडामेंटल है उसी का हुकूक करता है कि हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ है सबसे अहम किरदार अदा करता है। न्याय की प्रक्रिया लिखित कानून, साक्ष्य और तर्क पर आधारित होता है। इंसाफ का अमल तहरीरी कानून, शवाहिद और दलाइल पर मबनी होता है लेकिन भारत की न्यायिक व्यवस्था कई समस्याओं से भी जूझ रही है। लेकिन हिंदुस्तान का अदालती निजाम कई मसाइल से भी दो चार है। सबसे गंभीर समस्या है मामलों की अत्यधिक संख्या और लंबा विलंब। लेकिन भारत के अदालती निजाम कई मसाइल से भी दो चार है। अत्यधिक विलंब सबसे संगीन मसला है, गंभीर समस्या है। मुकदमा की ज्यादती और तवील तारीख, मुकदमात की ज्यादती और तवील तारीख, करोड़ों मामले वर्षों से लंबित हैं और न्याय मिलने में दशकों लग जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आम आदमी न्याय की उम्मीद छोड़ने लगता है। इसका नतीजा यह है कि आम आदमी इंसाफ की उम्मीद छोड़ देता है। दूसरी चुनौती है न्याय तक पहुंचने की असमर्थता। दूसरा चैलेंज है इंसाफ तक रसाई की अदम मसावत। इंसाफ तक रसाई यानी कि न्याय का इंसाफ तक पहुंचने की असमानता, अदम मसावत ग्रामीण, गरीब और अशिक्षित वर्ग के लिए न्याय प्रणाली अब भी कठिन और खर्चीली है। देही यानी ग्रामीण का देही, गरीब का गरीब और अशिक्षित का नाखवानदा वर्ग मतलब तबके के लिए अदालती निजाम न्याय प्रणाली अब भी मुश्किल और महंगा है। तीसरी चुनौती है भ्रष्टाचार और न्यायिक नैतिकता का ह्रास। तीसरा मसला है बदउनवानी यानी कि भ्रष्टाचार और अदालती अखलाकियात की कमी। हालांकि अधिकांश न्यायाधीश ईमानदार होते हैं, फिर भी कुछ मामलों में पक्षपात की खबरें आती है। हालांकि ज्यादातर जज ईमानदार होते हैं, फिर भी कुछ मामलात में जानिबदारी का खबर आती है। चौथी समस्या है जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी। चौथा मसला है जजों की तकर्रुरी के अमल में शफाफियत की कमी। कॉलेजियम प्रणाली पर कई बार पक्षपात और भाई भतीजावाद के आरोप लगे हैं। कॉलेजियम निजाम पर कई बार जानिबदारी यानी पक्षपात और अकरबा परवरी, भाई भतीजावाद, अकरबा परवरी, खेसो अकारिब जो बोलते हैं वही अकारिब का जो है जमा है अकरबा परवरी की इल्जामात लगते हैं। अकरबा भाई भतीजावाद, अकरबा परवरी, इल्जामात यानी कि आरोप का इल्जामात हो गया। इन समस्याओं के समाधान हेतु कई सुझाव दिए गए। इन मसाइल के हल के लिए तजावीज दी गई। सुझाव का तजावीज होता है सबसे पहले न्यायपालिका में और अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए। सबसे पहले अदलिया में मजीद जजों की तकर्रुरी होनी चाहिए। दूसरे, फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि मामलों का निपटारा शीघ्र हो सके। दूसरा, फास्ट ट्रैक की अदालतों की बड़ी तादाद बढ़ाई जाए ताकि मुकदमात की जल्द अज जल्द फैसला हो सके। तीसरे, गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता को और प्रभावी बनाया जाना चाहिए। तीसरा, गरीबों के लिए मुफ्त कानून मदद को मजीद मुअस्सर बनाया जाना चाहिए। सहायता की और प्रभावी का मुअस्सर बनाना चाहिए। चौथे,
चौथे, न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। चौथा, जजों की तकर्रुरी और तरक्की में शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाना चाहिए। एक न्याय समाज की नींव तीसरे, गरीब के लिए निःशुल्क विधिक सहायता को और प्रभावी बनाया जाना चाहिए। गरीबों के लिए मुफ्त कानून मदद की मजीद मौसर बनाया जाना चाहिए। चौथे, न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। चौथा, जजों की तकर्रुरी, नियुक्ति का तकर्रुरी, पदोन्नति का तरक्की में तकर्रुरी और तरक्की में पदोन्नति का तरक्की, शफाफियत और जवाबदेही, पारदर्शिता का शफाफियत, जवाबदेही का जवाबदेही उत्तरदायी या जवाबदेही यकीनी बनाया जाना चाहिए, सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक न्यायप्रिय समाज की नींव एक मजबूत, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका पर होती है। एक न्यायप्रिय समाज की नींव एक मजबूत, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका पर टिकी होती है। एक इंसाफ पसंद यानी कि न्यायप्रिय का इंसाफ पसंद समाज यानी कि माशरा बुनियाद यानी कि नींव एक मजबूत, आजाद और गैर जानिबदार निष्पक्ष न्याय, स्वतंत्र का आजाद, निष्पक्ष का गैर जानिबदार न्यायपालिका अदलिया पर होती है। इसलिए हमें न केवल न्यायालयों में सुधार लाना चाहिए बल्कि आम जनता को भी न्याय के प्रति सजग बनाना चाहिए। लिहाजा हमें न सिर्फ अदालतों में इस्लाहात लानी चाहिए बल्कि अवाम के भी इंसाफ के बारे में बाखबर होना चाहिए। न्याय तभी सार्थक होता है जब वो समय पर और सबके लिए समान रूप से सुलभ हो। इंसाफ तभी मुफीद होता है, सार्थक का मुफीद होता है जब वक्त पर सबके लिए मसावी यानी कि सबके लिए समान और सुलभ तौर पर काबिल रिसाई हो। यहीं पर आज हमारा उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू ट्रांसलेशन जो असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर, सहायक उर्दू अनुवादक के लिए बनाया गया था क्लास खत्म होता है। आपसे एक वालिहाना रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव और कुछ सीखने का मौका दिया गया, सीखे, इससे कुछ हासिल किए। हाँ, तो आप जो है हमारे YouTube चैनल मास्टर रमीज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाया जाए, अपलोड किया जाए, वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर जल्द पहुंचे। इसी के साथ हम अलविदा होना चाहते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।